ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य भवन पब्लिकेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस्टर जोसेफ ओन्स अ हाउस विच इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। इसका एक घर है जिसको भाड़े पर दिया गया है। फिलहाल इस लाइनिंग का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कम्प्लीटेड ऑन 1 जून 2019। ये वाला लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि घर बना कब है, 1 जून 2019 को। एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउस इज 96,000। मतलब अगर पूरे साल भर में रेंट में दे दिया जाए तो 96,000 मिलेगा, जिसमें म्यूनिसिपल टैक्स पेड जो है वो 20,000 का है। ही स्पेंट 24,000 ऑन द वाइट वॉशिंग। देखो वाइट वॉश में खर्च किया, इस लाइनिंग का यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद है 1/4/2017, he had borrowed 30,000 on pro note at 12% interest and spent it on the construction of the house। मतलब वो 1/4/2017 को जो लोन लिया है 30,000 रुपए का, जिसके ऊपर इंटरेस्ट है 12% का, और इसका यूज किया गया घर के कंस्ट्रक्शन में। नथिंग हैज बीन रीपेड आउट ऑफ दिस लोन सो फार। मतलब जो 30,000 का लोन लिए थे उसमें अभी तक कुछ भी पेमेंट नहीं किए। मिस्टर जोसेफ ऑन्स अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। इनको सैलरी से मिलता है एक महीने का 20,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद है ही हैज अ स्कूटर फॉर गोइंग टू ऑफिस एंड स्पेंड्स फॉर पेट्रोल ऑन एन एवरेज 1,000 पर मंथ। ठीक है, स्कूटर भी है जिसपे ऑन एन एवरेज हर महीना 1,000 रुपए खर्च होता है। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है, और उसके साथ ही साथ हमको टोटल इनकम निकालना है। टोटल इनकम का मतलब हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ सैलरी वाले इनकम को हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल इनकम। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन लोन का। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का पहले कैलकुलेशंस भी करना पड़ेगा। उससे पहले नॉर्मल फॉर्मेट करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशंस देखते हैं। फॉर्मेट बनाओ। देखो जितना इन्फॉर्मेशन अभी तक गिवन था उसके हिसाब से मेरे को पता है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो 96,000 का है। तो स्टेप नंबर 1 में हम लिख देंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ₹96,000। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे एनुअल रेंट एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट। बस इट क्वेश्चन में ना तो अनरियलाइज रेंट है और ना ही वैकेंसीज है, तो हम लोग डायरेक्टली रेंट रिसीव कर देते हैं जिसमें बोला गया है। अच्छा, रेंट रिसीव नहीं है ये, मतलब ये जो एनुअल लेटिंग आउट वैल्यू हो गया ना, यही हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली स्टार्ट कहाँ से होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। तो हम लोग लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर फेयर एंड म्यूनिसिपल वैल्यू कुछ भी ना दिया रहे, एनुअल लेटिंग वैल्यू दिया रहे और कुछ भी ना हो इसका मतलब एनुअल लेटिंग वैल्यू ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से माइनस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। देखो ओनर कितने का म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओनर पेड किया है 20,000 का म्यूनिसिपल टैक्स। तो हम लोग यहाँ से 20,000 को डिडक्ट कर देंगे, देन आएगा 96,000 माइनस 20,000 दैट इज 76,000। और ये करके जो अमाउंट आया उसको कहेंगे हम लोग ग्रॉस, सॉरी, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू जिसको शॉर्ट में हम लोग एनएवी भी कहते हैं। अब देखो नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन
24। सेक्शन 24 में दो तरीके का डिडक्शन मिलेगा। पहले वाले का नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन, अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए ये हो जाएगा 76,000 का 30%, यानी कि 22,800, 22,800। ठीक है। और जो सेकेंड डिडक्शन मिलेगा उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। ठीक है। इस क्वेश्चन में मेनली जो हम लोग को सीखना था ना वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कैलकुलेशन है, जो कि इसके बाद के सारे क्वेश्चंस में लगभग आएगा। तो इसके पहले हम समझ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होता क्या है। देखो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मतलब कि लोन लिया गया है या तो घर को बनाने के लिए या फिर घर को रिपेयर करने के लिए। ठीक है। तो हम लोग को पता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24 एंड सबसेक्शन बी। ठीक है। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितने तरीके का होता है वो पहले समझते हैं। देखो, दो तरीके का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होता है। मान लो इस डेट को घर बना, ठीक है, मान लो कि घर रेडी हो गया इस डेट को, इसके पहले का जो इंटरेस्ट होगा इसको कहेंगे हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन। मतलब घर बनने से पहले का जो इंटरेस्ट होगा उसको कहेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन या बोरोड कैपिटल। और घर बनने के बाद का जो होगा उसको कहेंगे हम लोग पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है। घर बनने से पहले वाले को क्या कहेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन। और घर बनने के बाद वाले को क्या कहेंगे? पोस्ट कंस्ट्रक्शन। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर घर बनने में 3 साल लग गया तो प्री कंस्ट्रक्शन जो भी इंटरेस्ट आएगा वो कितने साल का आएगा? 3 ईयर का आएगा। अब हालांकि ये 3 साल तो घर था ही नहीं, तो क्या 24B में कोई डिडक्शन मिला होगा? क्योंकि 3 साल जब तक कंस्ट्रक्शन चलता रहा, जब तक हम लोन लिए हुए, तब तक मेरे को कोई भी डिडक्शन नहीं मिला। सपोज कर लो कि प्री कंस्ट्रक्शन हो गया 30,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन, टोटल तीनों को मिला करके। ठीक है। अच्छा, पोस्ट का बात, अगर पोस्ट में मान लो करेंट ईयर का जो आया है, पोस्ट में करेंट ईयर का है 10,000 का, कितने का है? अब ध्यान से सुनो, दो इंटरेस्ट ऑन लोन है, करेंट ईयर का है 10,000 और घर बनने से पहले का कितना है? 30,000। अब देखो, ये 10,000 का छूट तो मेरे को इस साल मिलेगा, बट क्या ये 30,000 का छूट मेरे को मिला है पहले? ये 30,000 का नहीं मिला है। रीजन, हाँ, तो जो इंटरेस्ट मेरा घर बनने से पहले का है ना, ये पहले मिला ही नहीं है, क्योंकि इस टाइम में तो घर बना ही नहीं था, मतलब कोई डिडक्शन भी नहीं मिला। और करेंट ईयर का कितना है? 10,000। तो हम इनकम टैक्स ऑफिसर को बोलेंगे ठीक है, करेंट ईयर का तो 10,000 मेरे को मिलेगा ही, लेकिन इस इंटरेस्ट का भी तो मेरे को मिलना चाहिए। तो उस कंडीशन में इनकम टैक्स वाला ऑफिसर ये कहेगा ठीक है, हम ये वाला डिडक्शन भी दे देंगे, लेकिन थोड़ा कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो 30,000 का डिडक्शन देंगे ना, ये एक बार में नहीं बल्कि 5 बार में देंगे। कितनी बार में? 5 बार में। मतलब अगर मान लो घर मेरा 2023 को बन गया, ठीक है, तो मेरा 2024 में 23 को बनाना, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट था 30,000 का, इसका 5 पार्ट करेंगे, एक पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? 6,000। 6,000 का छूट मिलेगा मेरे को 2024 में। 2025 में भी कितना मिलेगा? 6,000। 26 में भी मिलेगा 6,000। 27 में भी मिलेगा मेरे को 6,000। और 28 में भी मिलेगा मेरे को 6,000। लेकिन गौर करना, ये जो 6,000 रुपया है ना, ये प्री वाला है। कौन सा वाला है? प्री। अगर करेंट ईयर का भी 10,000 है एक्स्ट्रा, तो इस 10,000 के ऊपर भी मिलेगा, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितने का? 16,000 का, है ना। तो ये कंसेप्ट होता है प्री कंस्ट्रक्शन का और पोस्ट कंस्ट्रक्शन। फिर से एक बार बता दे, देखो,
इस डेट को घर बना, इसके पहले के इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन, इसके बाद वाले को क्या कहेंगे, पोस्ट। तो पोस्ट वाला पूरा मिल जाएगा, क्या मिलेगा, पूरा। अगर पोस्ट में 10,000 है तो ये 10,000 पूरा मिलेगा, लेकिन प्री में अगर टोटल का बात करें, प्री में टोटल घर बनने से पहले में टोटल अगर 30,000 का है तो ये जो मिलेगा ना, एक साल में डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, 5 बार में मिलेगा, तो हर साल कितने का मिलेगा, 6,000 करके कंटिन्यू 5 साल मिलेगा। ठीक है, तो पोस्ट में ये 10,000 तो है, प्लस एक्स्ट्रा में कितना मिलेगा प्री का, 6,000, माने टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा दैट इज 16,000 का। टोटल कितने का, 16,000 का। पोस्ट वाला अगर करेंट ईयर का 10,000 है, कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर 2 लाख का लोन है 10% है तो पोस्ट वाला 20%, देखेंगे हम लोग कैलकुलेशंस क्या है। सिंपली इतना याद रखना है कि प्री वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 5 बार में मिलेगा, 5 इंस्टॉलमेंट में, और पोस्ट वाला तो पूरा ही मिलेगा। लेकिन प्री वाला अगर मान लो घर मेरा रेडी हो गया 17 को, तो प्री वाला कब तक मिलेगा, एक बार 18, 19, 20, 21 और 22। 2023 में प्री वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस चीज को भी क्वेश्चन करते वक्त हम लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ, तो प्री वाला पूरा मिलेगा, बट सॉरी, प्री वाला 5 बार में मिलेगा और पोस्ट वाला पूरा मिल जाएगा। ठीक है, बट याद रखना प्री वाला घर बनने से कंटिन्यू कितना साल मिलेगा, 5 साल, उससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि प्री का इंटरेस्ट कितना और पोस्ट का इंटरेस्ट कितना। ये तो समझ गए, प्री का 5 बार में मिलेगा और पोस्ट का पूरा मिलेगा, बट प्री का इंटरेस्ट कितना हुआ उसको कैलकुलेट हम लोग कैसे करें। देखो, जब प्री का इंटरेस्ट निकालेंगे तो तुमको क्या दिमाग में रखना है, प्री का इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले निकालेंगे हम लोग को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब घर बनने से पहले कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन बाकी है। अब ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहां से होता है, ये स्टार्ट होगा डेट ऑफ लोन। कहां से, डेट ऑफ लोन, लोन किस तारीख को लिए हो, ऑब्वियसली घर बनाने से पहले ही लोगे। डेट ऑफ लोन से स्टार्ट होगा टू कहां तक चला जाएगा, ये जिस डेट को तुम्हारा घर कंप्लीट होगा वो वाला डेट, लेकिन उसके प्रीवियस 31 मार्च, मतलब प्रीवियस 31 मार्च ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब घर बनने का पीछे का 31 मार्च। देखो एग्जांपल के तौर पे हम दोनों का लेते हैं, डेट ऑफ लोन क्वेश्चन में दिया गया, लोन है 1 जुलाई को, कब है, 1 जुलाई को, तो डेट ऑफ लोन क्या हो गया, 1 जुलाई। डेट ऑफ लोन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा 1 जुलाई 17, 1 जुलाई 18, तो डेट ऑफ लोन डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन कब तक वो टाइम लेंगे हम, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, ये मेरा डेट ऑफ लोन है, तो प्री कंस्ट्रक्शन क्या होगा, यहां से लेकर के ये वाला टाइम है ना। तो देखो डेट ऑफ लोन मेरे को पता है ये, लेकिन एंडिंग पॉइंट कौन सा लेंगे, एंडिंग पॉइंट लेंगे कंस्ट्रक्शन के पहले का 31 मार्च, जिसका मतलब होता है कि घर अगर मान लो 1 जुलाई 2022 को रेडी हुआ, कब हुआ, 1 जुलाई 2022, तो मेरा एंडिंग पीरियड जो है ना ये 1 जुलाई नहीं होगा, बल्कि 31 मार्च 2022 होगा। प्रीवियस 31 मार्च, जब घर बना उसके पीछे का 31 मार्च लेना है। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल मान लो, अगर हम कहते हैं कि घर का कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2016 को, तो मेरा एंड पॉइंट घर कब बना क्या मानेंगे, 1 अगस्त नहीं, इसके प्रीवियस 31 मार्च, माने क्या हो गया 31 मार्च 2016 मानेंगे। क्लियर है। एक और एग्जांपल, अगर मेरा घर बन गया है मान लो 1 नवंबर 2016, तो मेरा कंस्ट्रक्शन का पीरियड 1 नवंबर 2016 नहीं लेंगे, घर बना भले 16 में, 1 नवंबर 16 में, लेकिन एंडिंग पॉइंट लेंगे 31 मार्च 16। ठीक है, मतलब जो घर बना है ना उसके पहले का 31 मार्च, वो पीरियड मेरा क्या हो जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, ये क्लियर है। और स्टार्टिंग पॉइंट कब से कब तक हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, डेट ऑफ लोन। ठीक है, एक कंप्लीट एग्जांपल लेते हैं, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेट ऑफ लोन
डेट ऑफ लोन 1 जुलाई 2015। लोन कब लिए? 1 जुलाई 2015। और कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ वो हुआ मान लो 30 नवंबर 2022। कितने का? 30 नवंबर 2022। तो बताओ मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने का होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से मानेंगे? स्टार्टिंग क्या होगा? देखो स्टार्टिंग तो सेम होता है, डेट ऑफ मतलब 1 जुलाई 2015 से लेकर के एंडिंग पॉइंट भले 30 नवंबर 2022 दिया गया है, बट क्या लेंगे? 31 मार्च 2022, है ना। पहला स्टेप क्लियर है कैसे बनाते हैं हम लोग? अच्छा, इसके बाद इसका कैलकुलेट कर लेना है कि कितना मंथ ये होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में मेरे को काम यही करना है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल लें, ठीक है। अब देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने के बाद फिर हम लोग को क्या करना है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। सेकेंड नंबर पॉइंट में ही हम लोग निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें क्या हो जाएगा? लोन का अमाउंट इनटू रेट बाई 100। 1 लाख का लोन है 10%, तो 1 लाख का 10% इनटू टाइम देख लेंगे। टाइम में क्या होगा? 1 साल होगा तो 1 से गुना करेंगे, 2 साल होगा तो 2 से। लेकिन अगर ये मंथ में होता है जैसे 2 ईयर, या फिर सिंपली हम लोग यहाँ क्या करेंगे? मंथ बाई 12, टोटल को मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 2 साल है ना तो कितना हुआ? 24 महीना, तो 24/12। अगर मान लो 2 साल, अगर मान लो 2 साल 3 महीना है तो मंथ बाई 12 में क्या लिखेंगे? 2 साल मतलब ये 24 महीना और ये +3 मतलब 27/12, ठीक है। 27/12 का हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेंगे। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको प्री कंस्ट्रक्शन कहेंगे। लेकिन वो कितनी बार में मिलेगा? उसका 1/5 आकर के करेंट ईयर में ऐड होगा। बट ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि घर बना हुआ 5 साल से क्रॉस हो गया, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है प्री कंस्ट्रक्शन। और पोस्ट वाला नॉर्मली जैसे निकालते हैं वैसे निकालें। चलो थोड़ा क्वेश्चन पे चले आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो देखो मेनली इंटरेस्ट और लोन का ही कैलकुलेशन करना है। देखो पूरे क्वेश्चन को अगर बताए, हालांकि बहुत कुछ हम लोग कर चुके हैं। घर का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 1 जून 2019, ठीक है। तो पहले ये देख लो कि क्या ये 5 साल का जो पीरियड है वो क्रॉस हुआ है कि नहीं, तभी तो प्री कंस्ट्रक्शन आएगा। तो 19 को रेडी हुआ, मैंने पहला मिलेगा 20 को, फिर 21 को, फिर 22 को, फिर 23 को और फिर 24। और इस क्वेश्चन में मेरा असेसमेंट ईयर क्या है? 23 से लेके 24, मतलब ये है प्री कंस्ट्रक्शन का भी मिलेगा पहली बात। उससे कोई उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, 1/4/2017 को लोन लिया गया था कितने का? 30,000, 12% का इंटरेस्ट में, और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हुआ। देखो 1/4/17 को लोन लिए और घर बना कब? जून 2019, है ना। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। और लोन का अमाउंट है 30,000, 12% का इंटरेस्ट है। अब देखो एक और चीज, नथिंग हैज बीन रीपेड आउट ऑफ द लोन। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि घर बनने के बाद कुछ पैसा दे दिए, पेमेंट कर दिए, बट पेमेंट नहीं किए। मैं जो 30,000 का लोन जो 2017 से चल रहा है, कब से चल रहा है? 2017 से लोन लिया हुआ है, ये लोन अभी तक चल रहा है 2023 से लेकर के 24 तक। तो प्री कंस्ट्रक्शन निकालेंगे तो 30,000 पर ही निकालेंगे, और पोस्ट भी निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे? 30,000 पर ही निकालेंगे, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखो कैलकुलेशन कैसे करें? कैलकुलेशंस में सिंपली तुमको लिखना है वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पे हमको क्या करना है ना कि सबसे पहले जो हम निकालेंगे प्री कंस्ट्रक्शन, तो हेडिंग कर देंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले हम लोग कौन सा लेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन वाला। तो देखो प्री कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप हम बताए थे कि निकालना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड।
अच्छा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? डेट ऑफ लोन। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया लोन लिया गया 1/4/2017, इसका मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल 2017। ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2017। याद रखना कि डेट ऑफ लोन जो रहेगा वही बैठाना है, इसमें 31 मार्च तक नहीं जाना है। अगर 1 जुलाई भी होता डेट ऑफ लोन तो कितना लेते हैं? 1 जुलाई लेते हैं। टू, अब 1 अप्रैल 17 से लेकर के कहाँ तक घर बना है उसके पहले का 31 मार्च। तो देखो घर बना कब था? जून 2019। 2019 का जून वाले महीने में, लेकिन एंड कब होगा? 31 मार्च 2019। 31 मार्च ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, प्रीवियस 31 मार्च ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2019। देखो यहाँ पे राउंड फिगर में कैलकुलेशन है। 1 अप्रैल 17 से लेकर के 31 मार्च 19, तो एक तो हो गया 18 और एक तो हो गया 19, मतलब कितने साल आएगा? 2 साल। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने साल का हो गया? 2 साल का। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा एक और कंडीशन भी याद रखना, अगर ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 5 साल से एक्स्ट्रा हो गया, हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का बात करें, स्टेप नंबर 1 में ही अगर 5 साल से ज्यादा हो गया ना, तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा प्री कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो ये 2 साल हुआ। ठीक है, सेकेंड में हम लोग क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा? देखो अमाउंट ऑफ लोन था 30,000 का, तो हम लोग 30,000 का 12% करेंगे, क्योंकि 12% का इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसका अगर हम लोग 12% करें तो 30,000 इंटू क्या लिखेंगे? 12/100 इंटू, देखो यहाँ पर अगर चाहो तो मंथ बाई 12 मतलब 24/12 लिख सकते हो, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डायरेक्टली ईयर है। ठीक है, कैसे भी करेंगे सेम आएगा। तो 30,000 इंटू 12% इंटू 2, मतलब आ गया 7,200। देखो प्री कंस्ट्रक्शन का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितने का है? 7,200। प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का है? 7,200 का है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को पता है कि ये जो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट ऑन लोन है ये पूरा नहीं मिलेगा, बल्कि इसका 1/5 मिलेगा, है ना। तो अलाउेबल, ये अलाउेबल ना करके चलिए पॉइंट नंबर बी में आते, पहले पोस्ट का निकाल लेते फिर जोड़ देंगे। देखो पोस्ट कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो पोस्ट कंस्ट्रक्शन में कितना आएगा? इसमें सिंपल सा है, ये तो 1 साल का ही होगा। लोन का अमाउंट है 30,000 और 30,000 का कितना परसेंटेज हो जाएगा? 12%, यानी कि ₹3,600। ठीक है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट निकल गया, एक है 7,200 और एक है 3,600। देखो प्री वाला का 1/5 मिलेगा और पोस्ट वाला कितना मिलेगा? पूरा, है ना। देयरफॉर टोटल अलाउेबल इंटरेस्ट ऑन लोन, देयरफॉर टोटल अलाउेबल इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो टोटल अलाउेबल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? पोस्ट वाला पूरा लेंगे, मतलब 3,600 क्या होगा? पूरा, प्लस 7,002 का कितना लेंगे? 7,200 का 1/5 मतलब इसका 1/5। पहले हम लोग 3,600 को लिख दे, प्लस 7,200 का 5 से डिवाइड करेंगे, 144 एंड 0, तो टोटल आएगा 3,600 प्लस 1440, यानी कि 5040। तो टोटल जो यहाँ पर इंटरेस्ट और लोन आया वो 5040 हो गया। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन में 5040। ठीक है, यहाँ पुट कर देना है 5040। टोटल 22,800 स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस 5040, यानी कि 27,840। ऊपर वाले अमाउंट से इसको माइनस कर देंगे, दैट इज
160, ये जो निकला इसको कहेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी, सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो आ गया, लेकिन 48,160, हाँ ये मैच हो गया। अब हमको टोटल इनकम निकालने बोला गया है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी भी निकालना पड़ेगा, है ना। सैलरी से कितना इनकम हुआ, इसके लिए देखो इसको ट्राई करेंगे हम लोग ऊपर ही करने का, बट स्पेस नहीं है तो यहीं पे लिख देते हैं। दूसरा हेड हो जाएगा मेरा इनकम फ्रॉम, या फिर इसको हम लोग एक अलग से फॉर्मेट में कर देंगे, है ना। एक अलग सा फॉर्मेट यहाँ पे कर लेंगे। और इसमें सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कौन सा, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हेडिंग डालेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, और इसको ऊपर ऊपर में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, है ना। चलो इनकम फ्रॉम सैलरी जो है ना, इसमें देखो बेसिक सैलरी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पर मंथ का 20,000 पर मंथ। तो बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा, एक महीने का 20,000, तो साल भर का 2,40,000, ठीक है। 30,000 पर मंथ, स्कूटर है 1,000 पर मंथ, ठीक है नहीं आएगा। और 2,40,000 है ना, ठीक है। अब क्या करना है, देखो स्कूटर्स वगैरह अगर यूज करता है ऑफिस जाने के लिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका बेसिक सैलरी इसका क्या बन गया, ग्रॉस सैलरी, है ना। तो बेसिक सैलरी मिल गया, इसमें से और कुछ नहीं है तो एक डिडक्शन मिलेगा, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, सेक्शन 16 में छूट मिलता है। और पहले वाले का नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन। इनकम फ्रॉम सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 रोमन 1 स्मॉल ए में जो छूट मिलता है वो है फिक्स 50,000 रुपए का। जितना भी सैलरीड पर्सन होता है ना, इनका स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट फिक्स्ड है 50,000 का। तो 2,40,000 माइनस 50 यानी कि कितना आ गया, 1,90,000। ये निकला इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब देखो सैलरी के इनकम के बाद मेरे को टोटल इनकम निकालना है, तो हम लोग यहाँ से ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को ला करके यहाँ पे जोड़ देंगे। तो देखो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हम लोग ऊपर ही कैलकुलेट किए थे, 48,160, 48,160। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो ये आएगा 2,38,160, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला गया था, तो टोटल इनकम निकालने बोला गया था। तो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C टू 80U, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जो कि नील हो जाएगा। तो इसका टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम कह लो या फिर कह लो टैक्सेबल इनकम। 80C टू 80U में इनका कोई भी डिडक्शन नहीं है, LICs वगैरह इसमें कुछ आता है वो नहीं है। तो टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम 2,38,000 ही हो जाएगा 160, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया।